डिबेट का एंकर मानव गुप्ता, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा और बीजेपी का तुहिन सिन्हा, इन तीनों के बीच में डिबेट था। मुद्दा क्या था? G7 G20। और एक मुद्दा तो देश में कब से चल रहा है, ट्रंप का वो बयान जो बार बार आता है, इस पर जवाब। दोस्तों, पूरी दुनिया से पूछो, क्या भारत में वाकई में सरेंडर कर दिया? जो एक शब्द, एक सेंटेंस बार बार दोहराया जाता है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ने वो हाल किया पाकिस्तान का जो वाकई में देखने लायक था। और दुनिया अचंभित है कि अपने देश में बनाए हुए हथियार से ऐसा अटैक किया कि पूरी दुनिया की आंखों में चुभ रहा है। चाइना अलग परेशान है, अमेरिका अलग परेशान है, लेकिन यहाँ के कुछ महानुभाव, कुछ महामानव कह रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आलोक शर्मा का जो भी डिबेट देखोगे आप किसी भी चैनल पे, तो आपको उनकी जो कुछ ऐसी हरकतें दिखाई देगी जो आप सोच नहीं सकते, जो आप समझ नहीं सकते, और जिसके बेस पे उनकी पार्टी ने कार्रवाई भी करी थी। लेकिन दो तीन शब्द, दो तीन सेंटेंस यहाँ पर आलोक शर्मा ने ऐसा बोला कि जो कि नहीं बोलना चाहिए था। बात थी वो चारों आतंकवादी की जिसने पहलगाम पे अटैक किया। बोलते बोलते आलोक शर्मा ये कह दिया, क्या वो चारों आतंकवादी किसी दिन बीजेपी घर से निकलेंगे? स्टूडियो में बैठ के बस मोदी 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 के नारे लगाने चाहिए। अब एक हवन और करवा लीजिए, यहाँ पर सारे बीजेपी वाले हवन करवाएं, इजराइल जीत जाए। हमारे नरेंद्र ने 24 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया। वो चार आतंकवादी कहाँ हैं? किसी बीजेपी के लीडर के घर से तो नहीं निकलेंगे किसी दिन। और इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने क्लियरली बता दिया कि तुम जो एक झूठ का फैक्ट्री चलाते हो, लघु उद्योग चलाते हो, जो तुम्हारा बेनकाब हो गया है। एक एक चीज का चुन चुन के जवाब दिया। देखिए इस डिबेट को, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पूरा देखना और आलोक शर्मा के हर चेहरे के एक्सप्रेशन को पहचानना, समझने की कोशिश करना कि पूरी डिबेट में वो क्या कहना चाहते थे। शुरू करते हैं। आलोक शर्मा और तुहिन सिन्हा। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने, पहले इसी से शुरू करते हैं। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को, जो जैसा विक्रम मिश्री जी बता रहे हैं, अब तो सुना दिया, सब कह दिया। यही तो आप डिमांड कर रहे थे इतने दिनों से कि प्रधानमंत्री बोले इस मुद्दे पर। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ बैक बर्नर पे रख देना चाहिए और स्टूडियो में बैठ के बस मोदी 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 के नारे लगाने चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा इस देश के अंदर। दुर्भाग्य है, 14 बार एक देश का प्रधान राष्ट्रपति बार बार हमारी विदेश नीति को धता बता के और हमें बेइज्जत कर रहा है। हमारे युवाओं को हथकड़ी और बेड़ियां लगा के भेज रहा है। और अचल जी को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है कि सब कुछ बैक बर्नर पर रख दीजिए। अब आप कैसे राजनयिक थे आप? अरे भाई, हमारे देश की लगातार बेइज्जती कर रहा है वो आदमी। आप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करते घूम रहे थे, हवन करवाते घूम रहे थे। इसने मानक जी ने भी बहुत सारे हवन दिखाए थे। अब एक हवन और करवा लीजिए, यहाँ पर सारे बीजेपी वाले हवन करवाएं, इजराइल जीत जाए। मुद्दे पर आते हैं मानक जी। बात यह है कि आज ईरान 2300 किलोमीटर दूर जाकर लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल से पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहा है। वो अपने अस्तित्व की लड़ रहा हो, अपनी अस्मिता की लड़ रहा हो, किसी भी तरह से लड़ रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे नरेंद्र ने 24 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया और सब कुछ बैक बर्नर पे रख दीजिए। मोदी जी ने बिल्कुल जो है वहां पर बहुत गंभीर मुद्दे की बात की है, सीरियस टॉक किया है। अरे मोदी साहब, दो बात ये भी कह देते कि आज आप पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट का जो जन्मदाता है वहां का, उनका सेना अध्यक्ष, उससे आप क्यों मिल रहे हैं? हम बैक बर्नर पे रख देते कुछ चीजों को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 35 मिनट बात की और उसमें एक बार भी नहीं कहा कि क्या पाकिस्तान के युवाओं को भी आपने हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा था? मेरे देश के लोगों को भेजा आपने? ये भी पूछ लेते। अनीस मुनीर से आप मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं? और पाकिस्तान को आपने टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट फ्रंट का वाइस प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बनवा दिया। इस पे भी बात कर लेते। ये भी पूछ लेते कि भाई जो सबसे बड़ा आतंकवाद का जन्मदाता है उसको पैसे कैसे दिलवा दिया आपने आईएमएफ से? हम तो सब कुछ बैक बर्नर पे रख देते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज सवाल ये होना चाहिए राष्ट्र की बात में कि मोदी जी ने जो बात की है या G7 में गए हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या किसी पर प्रभाव पड़ेगा? यूक्रेन और रशिया की तो वॉर रुकवा दी थी पापा जी ने, लेकिन क्या अब अपने यहां पर जो घर में जो सवाल है उनके जवाब दे पाएंगे? बहुत गंभीर बात की है उन्होंने कि देश गंभीर है कि नहीं, विश्व गंभीर है कि नहीं। मोदी साहब, आप गंभीर हैं क्या आतंकवाद से? वो चार आतंकवादी कहां हैं? किसी बीजेपी के लीडर के घर से तो नहीं निकलेंगे किसी दिन। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कहां चले गए वो? उनको जमीन खा गई आपके वो ड्रोन प्रोन, कहां चले गए सब? दुर्भाग्य ये है कि पुलवामा की जांच आज तक आपने पूरी नहीं कराई। आप पूरे विश्व का आतंकवाद पर आलोक जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। आलोक जी बहुत गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं भाई। कहीं से कहां से निकलेंगे जरा बता दो भाई, कहां चले गए वो? हम तो सब कुछ बैक बर्नर पे रख देते, चारों को सड़क पे खड़े होकर फांसी दे देते उनको, हम बैक बर्नर पे रख देते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां पर बहुत से हिंदुस्तान के मीडिया ने तो इस्लामाबाद, कतर, पता नहीं कौन कौन से शहर जो थे कब्जा के नोएडा के स्टूडियो में डाल दिए। अच्छा ठीक है, ये हमारी डिप्लोमेसी रह गई। आलोक जी एक चीज और जरा, 2 रुपये के ट्रोल चलाते। विदेश नीति आजकल ये रह गई है कि वहां जाकर अडानी नीति बना दो। सबसे बुरा नुकसान अडानी का होगा।
ईरान से सस्ता तेल मिलना बंद होगा और इजराइल को ड्रोन बिकने बंद हो जाएंगे। मोदी जी के दोस्त को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। अब देख लेना आप, सबसे पहली चीज तो ये दिक्कत आएगी और सबको आएगी ये दिक्कत। जिस तरह से ऑयल का ट्रंप तो पीछे खड़े हुए हैं उनके, ट्रंप आकर खड़े मोदी जी के, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया पूरी आंखों में धूल झोंकने पे लगा हुआ है। अरे भाई ये बताइए ना, क्या मिला G20 से, क्या मिला G7 से, G7 के बाद क्या प्रभाव होगा? आपने कहा कि हमने आलोक जी पहले जवाब ले लो, उसके बाद मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। आप बार बार जो ये हिंदुस्तान का मीडिया कंपेयर करता है ना, पाकिस्तान और भारत के भी तमाम चीजों को कंपेयर करते थे आप लोग। 24 घंटे में सीज फायर हो गया। वियतनाम और यूएसए में कोई कंपैरिजन नहीं था। 7 साल में नाक रगड़वा दी थी यूएसए की। अफगानिस्तान और रशिया में कोई कंपैरिजन नहीं था। कितने सैनिक वापस रशिया के आए जरा पूछिएगा। आज भी सड़कों पर उनके टैंक पड़े हुए हैं वहां पर। 7वां बेड़ा जब यहां खड़ा था अमेरिका का, तब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इराक की बात करते हैं, इराक के लिए ट्रंप ने कह दिया कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जियो पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान कहां खड़ा है आज। मानक जी, हमारी सरकार का क्या स्टैंड है? हम एक बार भी ये नहीं कह पाए कि फिलिस्तीन के 60,000 नागरिक मारे गए, ये गलत हुआ। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। आज ईरान के ऊपर अगर वहां पर इजराइल वॉर कर रहा है, हम किसी के साथ नहीं खड़े। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कहीं हमारी किसी मोड़ पर किसी रूप में कोई मदद की होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि लाखों करोड़ रुपया खर्च करके, सैकड़ों विदेश यात्रा करके एक पड़ोसी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। बहुत लंबा मोनोलॉग चला है, इसलिए मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिएगा। चुन चुन कर एक एक सवाल को जवाब भी दूंगा और इनके घटिया लॉजिक को ध्वस्त भी करूंगा। देखिए, मुझे लगता है हर ये जो आधुनिक वॉर होता है ना, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1 महीने में हमारे दुश्मनों के बिहाफ में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है वो कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स किया गया है। बंद कीजिए इनको, बीच में तहजीब नहीं है। बंद कीजिए बदतमीजों को। ये क्या तरीका है? ऐसे नहीं प्लीज। ये क्या तरीका है? आलोक जी प्लीज ऐसे नहीं। आलोक जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। आपकी बात सबने सुनी आलोक जी। करने की हिम्मत नहीं। नहीं आलोक जी नहीं, प्लीज नहीं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पूरे देश में ये लोग ये लोग पूरे देश में पिछले 1.5 महीने से एक लघु उद्योग था पहले, अब भारी उद्योग हो गया है झूठ का, फेक न्यूज का, और आज भी चला रहे हैं। आज पिछले 4 दिनों में, देखिए इनको तमीज सिखाइए मानक जी, ये इस तरह नहीं चलेगा। कौन सा लघु उद्योग चल रहा है? अरे विदेश नीति पे बात करो ना भाई। बंद करिए। न्यूज का लघु नहीं आलोक जी नहीं, प्लीज देखिए, आपकी बात सबने सुनी आलोक जी, आपको भी सुनना चाहिए। उनको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा जो आपको पूछना है। ओनली तो इनसे ना बोलिए, तो इनसे ना बोलिए। मानक जी, ये तीसरी बार है जब ये बीच में बोलिए। इनको प्लीज तहजीब सिखाइए। पिछले 4 दिनों में मोदी जी ने असर्टिव डिप्लोमेसी का, निश्चयात्मक कूटनीति का एक मास्टर क्लास विश्व के समक्ष रखा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो मैसेजिंग गई है, वो 3 चीजें आपको सुबह में ही पता चल गई थी कि यहां ट्रेड और सीज फायर के बीच कोई लिंक नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान अगर दोबारा गुस्ताखी करता है तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। और मीडिएशन कभी भारत ने तीसरी पार्टी का न स्वीकार किया था, न करेगा। लेकिन इससे बड़ी बात, पिछले 5 हफ्ते से कांग्रेस पार्टी हमारे पीछे पड़ी है। अरे भाई, ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे रहे? यह समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए कि जो आत्मविश्वासी पार्टी होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो जवाब देने का भी अपना समय तय करता है। हम जवाब देने के लिए भागते नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आग्रह पर यह फोन कॉल हुआ और तब प्रधानमंत्री ने 35 मिनट में एक बातें स्पष्ट कर दी। तो कांग्रेस पार्टी ये फेक न्यूज जो पिछले 5 हफ्तों में कम से कम 3 बड़े फेक न्यूज इन्होंने स्प्रेड किया है। इन्होंने कहा कि ईएएम ने कहा कि हमने पाकिस्तान को अटैक करने से पहले कह दिया था, ये झूठ था। इसके बाद इन्होंने जीत को सरेंडर कहा। मानक जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, पूरा विश्व ये मान रहा है कि भारत जीत चुका है, और ये लोग पता नहीं किस दुश्मन के माउथपीस बनकर, किस दुश्मन के ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को इस देश में चला रहे हैं, बार बार जीत को सरेंडर कह रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि वो कहां राजनीति करना चाहती है। अगर इस देश में राजनीति करना चाहती है तो अपने देश को निर्बल करना, कमजोर करना बंद करे। आज भी जयराम रमेश जी ने एक झूठ बोला कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से रीड आउट हुआ है उसमें कुछ अलग बातें कही गई। अरे भाई, ट्रंप की तरफ से अभी तक कोई रीड आउट आया ही नहीं है, और यदि उन्होंने हमारी बातों का विरोध नहीं किया है तो इसका मतलब है कि सत्य वही है जो हमने विश्व के समक्ष रखा है। बाकी इस डिबेट पे आप क्या राय है, बाकी डिबेट पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।